Hello everyone, my name is Binay and today we will discuss about selective to a universal engagement like Indian democracy कैसे काम की है 2020 में और 21 में और आने वाले 22 में कैसे चैलेंजेस रहेंगे उसके लिए। तो कोविड ने डिप्लोमेसी जो इंडियन की है वो किस टाइप से चेंज की है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई है वो इकोनॉमी रिसेशन की आई है, बिकॉज कोविड के टाइम में इकोनॉमी रिसेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में है, कोई ऐसा नहीं कि इंडिया में ही रिसेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसेशन है। तो सभी लोगों ने अपने आप को एक सीमित एरिया में बांध के रख लिया है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी की। आजकल की जो डिप्लोमेसी है वो ऐसे काम नहीं करती है कि आपका के पास कितनी आपकी इथिकल और मोरल वैल्यूज़ हैं उस कंट्री के साथ में। हाँ, वर्क करता है पर इतना नहीं, बट मेनली जो वर्क करता है वो है इकोनॉमिक के बेसिस पे। आपकी कितनी अच्छी इकोनॉमी है, दूसरे के साथ रिलेशन जितने अच्छे हैं ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। जैसे कि दोस्तों दोस्तों के बीच में कितनी अच्छी मित्रता है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि कितना अच्छा इकोनॉमी है। जोक्स अपार्ट। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई कोविड और डिप्लोमेसी के बीच में वो है वैक्सीन की। यहाँ पे हम लोगों ने दो शब्द सुने। जो पहला नंबर सुना शब्द वैक्सीन नेशनलिज्म। वैक्सीन नेशनलिज्म इन सेंस की कंट्री ने वैक्सीन बनाई वो अपने लिए यूज़ कर रही। बिकॉज मैंने देखा, हम लोगों ने देखा इस एग्जाम्पल बहुत रिसेंटली में। बिकॉज यूके कंट्री थी, यूएस थी, या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, उन पे काफ़ी यूनिसेफ ने, सब लोगों ने बोला, डब्ल्यूएचओ ने, कि आप वैक्सीन दूसरे कंट्रीज़ को, अफ्रीकन को दो। अफ्रीका में अभी तक केवल और केवल 2 शॉट लेने वाली 4% ही पॉपुलेशन हुई है। एशिया में वही 23 या 27 के समथिंग है। तो हर कंट्री में अपना, सभी लोगों ने अपने अपने आप को नेशनलिज्म देखा, मतलब कि मेरी कंट्री पहले सर्व होनी चाहिए, उसके बाद किसी और को देखना चाहिए। और उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं हुई है, मतलब कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा है कि हम आपको वैक्सीन देंगे तो आपको बदले में मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी चीज़ प्रोटेक्शनिज्म हुआ है, जो कि अपने आप को संरक्षणवाद जिसको बोलते हैं, कि सप्लाई चेन बैरियर, सप्लाई चेन टूट गई, कहीं से सामान आ नहीं रहा है, तो अपने आप को लोगों ने घेर के बंद कर लिया एक जगह पे कि हाँ हम अभी अपने लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं। जैसे इंडिया के आत्मनिर्भर भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत इन सेंस कि हम अपना खुद का बनाएंगे और दूसरों को सप्लाई करेंगे, मतलब अपनी डिमांड पे हम लोग खुद ही उस चीज़ों को बनाएंगे और बेचेंगे बाहर। तो ऐसा है। बट सप्लाई चेन जब ब्रेक हो गई तो किसी लिए मटेरियल आ नहीं रहा, तो जो उनके पास चीज़ें हैं वो उसी को यूज़ करके अपना काम चलाना चाह रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। और दूसरी प्रॉब्लम है जो एंटी चाइना इन सेंस कि सभी लोग ये बोल रहे हैं कोरोना का जो ओरिजिन हुआ वो चाइना हुआ। तो एक सभी कंट्रियां उसको, चाइना को इस नज़र से देख रही हैं। और चाइना एक बेसिकली सप्लाई ऑफ चेन का हब है, वहाँ पे सभी लोग जाते हैं अपना काम, मतलब एक प्रोडक्टिव चेन के तरीके से लिंक है। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी, इंडिया की जो इकोनॉमी है, ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी है, नॉट इंडिया, वो एक दूसरे से कपल्ड है। ऐसा नहीं है कि आप अगर राइज कर रहे हैं तो दूसरा डाउन होगा, एक दूसरे से सबसे कपल्ड है पूरी, कि हाँ आप राइज करेंगे तो दूसरा भी राइज करेगा, आप नीचे जा रहे हैं तो सभी नीचे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो हम लोगों के सामने आई है। और चाइना के पास सप्लाई चेन का एक ऑरिजिन ऑफ एंटी चाइना। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि चाइना के पास ना, चाइना ने अपने आप को जल्दी कोरोना से उभार लिया और अपनी इकोनॉमी खोल दी, तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी था, बहुत सारी चीज़ें थी। और जो अलग कंट्री थी, सार्क की कंट्री हुई, म्यांमार हुआ, भूटान हुआ, या फिर अदर कंट्रीज़ जो थी, उनके पास इतना रुपए नहीं था चीज़ों को लेके कि उनके पास रुपए हो। तो चाइना क्या कर रहा था बेसिकली कि टेक ओवर करना चाह रहा था उनकी कंपनियां और उनके घर, और पोस्ट डेटेड चेक इन सेंस की, मतलब चेक भर के दे दिया जाके, और उनकी चीज़ें हैंड ओवर करने के लिए दूसरे पे जाके कब्जा कर रहा था। तो हम लोगों ने, इंडिया ने भी ऐसे पॉलिसी उस टाइम पे, एफडीआई, हम लोगों ने पॉलिसी, एक नया फ्रेमवर्क जारी किया जिसमें बोला कि चाइनीज़ कंपनी कोई भी इंडियन कंपनी का हैंड ओवर नहीं कर सकती है। अगर वो हैंड ओवर करना चाहती है उससे पहले उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो किसी भी कंपनी में एफडीआई कर सकती है, उससे पहले एफडीआई नहीं कर सकती। तो एक वो भी प्रॉब्लम थी। तो कोविड से और डिप्लोमेसी के बीच में जो ये कुछ चैलेंजेस आए हैं। उसके बाद कुछ चैलेंजेस 2021 में हम लोगों ने देखे कि इंडिया में क्या चैलेंजेस और हुए इंडियन डिप्लोमेसी में। वो क्या है, जैसे कि जो ट्रंप का, हम लोगों का ट्रंप की जो लेजेसी थी वो ख़त्म हुई, और उसके बाद हम लोगों के बाइडन आए। तो ट्रंप की लेजेसी में चीज़ें सही चली थी, हम लोगों ने काफ़ी वेपन्स डील्स और बहुत सारी चीज़ें भी की, और सामान पैरेलल चीज़ें चल रही थी, खूब यात्राएं एक दूसरे की, आगरा में काफ़ी लोग मिले, ये लोग ट्रंप और मोदी लोगों की, खूब अच्छा था सब कुछ। लेकिन बाइडन के आने के बाद, बाइडन जो पर्सन है वो बिलोंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के लिए अग्रेसर रहते हैं, अग्रेसिव टाइप के रहते हैं ह्यूमन राइट्स की, उनके सामने कोई ह्यूमन राइट्स का काम नहीं होना चाहिए, वॉयलेशन। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये बात लिखी जा रही है कि इंडिया में हेट स्पीच और
सेकुलरिज्म के ऊपर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक वो चैलेंजेस है इंडिया के लिए फ्रंट पे कि कब वाइडेंस के बारे में बोल दें। और हम लोगों के पीएम जाके यूएन में बात ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात कोई बोलने वाली है कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं? वो तो ऑलरेडी है हम लोगों के इन्विट में है यार। उसको क्यों हम लोग यूएन के मंच में जाके खड़े होकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम लोग की माता जो है वो डेमोक्रेसी, मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया? ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो इससे दिखता है इन चीज़ों को कि हम लोग किस एंगल में जा रहे हैं और क्या चीज़ें, हमें वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। और वहीं दूसरे फ्रंट पे चाइना की डिसएंगेजमेंट पॉलिसी है वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने पीछे कर ली हैं लेक से और भी चीज़ों। बट वहीं अगर दूसरी साइड देखें तो चाइना ने एक तरफ से तो पीछे हट रहा है, बट दूसरी तरफ उसने अपने नेबर्स को वेपन दिए, सार्स कंट्रीज़ को वेपन्स दिए हैं, डेप्थ दिया, मतलब लोन भी दिया, असिस्टेंट भी दिए, काफ़ी चीज़ें हैंडओवर कर रहा है उनका। तो एक वो प्रॉब्लम्स है। और सबसे मेन रीज़न, जो मेन प्रॉब्लम है वो है अफगान इशू। इंडिया के सामने बहुत बड़ा अफगान इशू है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज अफगान इशू में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आने वाले टाइम में, बिकॉज अफगान लिंक करता है अपना तालिबान जैसे सीन है वहाँ पे। तो अफगान में बेसिकली ड्रग्स बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिकिंग होगी, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होगी उधर बांग्लादेश की एरिया से। अभी कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें था कि बांग्लादेश से काफ़ी बीएसएफ ने हेल्प की है रेस्क्यू करने में, एनिमल्स ट्रैफिकिंग हुई या और भी चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी और वहाँ पर तालिबान राइज़ होता है फिर से। और दूसरी चीज़ वहाँ पे हुई थी, इंडिया जो है वो इमेज बोला जाता कि हाँ हम लोग पुअर फार्मेसी की एक बोला जाता कि हम लोग बहुत ज़्यादा हब है, हम लोग यहाँ पुअर फार्मेसी का मतलब दवाओं के फील्ड में हम लोग बहुत आगे हैं। बट कोविड के टाइम पे हम लोग की इमेज थोड़ी डाउन हुई, बिकॉज पहले स्टार्टिंग में हमने वैक्सीन देना स्टार्ट किया अदर कंट्रीज़ को कि हाँ मेरे यहाँ से आप वैक्सीन ले जाइए। बट इन जनवरी में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास ही खुद वैक्सीन की कमी हो रही थी, हम लोगों के पास नहीं थी। तो हम लोगों ने दूसरे के रुपए से भी जो ऑर्डर लिए थे वो भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिए। तो एक वहाँ पे हम लोगों की कोई ना कोई थोड़ी सी छवि ख़राब हुई है। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें ख़राबी हुई हैं, मैं खराबी को बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी हुई, जैसे कि हम लोगों ने काटसा डील साइन, काटसा हुआ हम लोगों का एक, हम लोगों ने वेस्टर्न क्वाड बनाया। जब वेस्टर्न क्वाड में इजराइल, यूएस और यूएई और इंडिया, बेस्ट क्वाड जो होता है वेस्टर्न क्वाड, वो एक हम लोग क्वाड भी शामिल किया है। क्वाड से ही ज़्यादा अग्रेसिव है चाइना, वो चीज़ें भी हैं। और दूसरे हद तक देखा जाए हम लोगों ने वेपन्स रसिया से भी डील की काफ़ी। और यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें रसिया के साथ काफ़ी अच्छी हो रही हैं। काफ़ी लोगों के साथ रिलेशन हम लोगों के अच्छे हुए हैं, काफ़ी लोगों के साथ रिलेशन थोड़े सही नहीं हुए हैं। और वहीं दूसरी देखें, हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए बोल के आए ग्लासगो में कि हाँ हम लोग नेट जीरो करेंगे। तो एक वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आने वाले टाइम हम लोग कैसे डील करेंगे उसको। और जयशंकर साहब ने, मैंने देखा जयशंकर सर को कि उन्होंने काफ़ी, मतलब आप, मैं बता सकता हूँ कोरोना के टाइम में उन्होंने काफ़ी जगह फिजिकली विजिट किए। चाहते तो वो ऑनलाइन मीडियम से भी मीटिंग्स कर सकते थे अदर कंट्रीज़ के साथ में, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फिजिकली जाके बहुत सारी कंट्री में विजिट की जिनको क्लोज पैरेलल वाच कर रहा था। और अभी थोड़े दिन पहले ही अभी रसिया के जो हम लोगों के आए पुतिन सर आए थे, तो उन्होंने ये भी क्या किया कि 6 मिनट 7 मिनट की कुछ 6-7 आवर की कुछ डील, मतलब आए वो, लेकिन वो आए, चाहते तो वो बात कर सकते थे वैसे, बट आए। पर ये शो करता है कि फिजिकली आपका प्रेजेंट होना उस कंट्री के साथ कितना मायने रखता है चीज़ों को। तो ये चीज़ें होती हैं। और यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम कि अपने पीएम ने, इंडियन के पीएम ने, किसी ने उसको लीड किया और वहाँ पे स्पीच भी दी। तो हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, यूएनएस मतलब यूनाइटेड काउंसिल में हम लोगों ने सोसाइटी रिफॉर्म की भी बात की, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की। और लेट्स सी कि हम लोगों के आने वाले टाइम में ना क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो हम लोगों के लिए चैलेंजेस जो आने वाले टाइम में 2022 में जो अभी, तो उसके लिए चैलेंजेस है अफगान क्राइसिस, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। और दूसरा कि रिकवरी इंडिया की कैसे करेंगे, इकोनॉमी से, रिसेशन से कैसे बाहर निकलेंगे। वहीं देखे दूसरी साइड ओमिक्रॉन के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। लाइक बोलना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है कि अभी थोड़े दिन पहले स्पीच देख रहा था, तो अभी अपने सर पीएम सर गए थे मेरठ की रैली में, वहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी का उद्घाटन करने के लिए। बट वो पॉलिटिकल रैली नहीं थी कोई, वो एक गवर्नमेंट की रैली थी। पर वहाँ पे ऐसा बहुत सारी भीड़ थी और कोई भी मास्क नहीं लगा के थे, मास्क लेस क्राउड थी। तो हम लोगों ने वो जनवरी में भी इमेज देखी है पिछली ईयर की, हाँ जनवरी में इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमीशन ने भी अभी रिपोर्ट थोड़े दिन पहले यूपी में ही बोला कि हर पार्टी यही चाहती है कि इलेक्शन होना चाहिए। बट बेसिकली उनको कॉलेज और एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना, बस इनका काम होना चाहिए, इलेक्शन मस्ट, इलेक्शन इनके लिए ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा। बट कॉलेज या और कोई चीज़ को ओपन करने के लिए इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि हाँ उसको कोरोना हो सकता है बच्चों को, बट अभी इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए रैलीज़, पॉलिटिकल रैलीज़, जो कुछ भी होगा होगा, पर उन चीज़ों को नहीं। तो देखना चाहिए कि किस तरफ से हम लोग जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं आगे, और क्या हम लोग के चैलेंजेस हैं। तो उनको ध्यान में रख के कोई ना कोई काम करना चाहिए। अगर कहीं मेरठ दिल्ली से कितनी दूर है,
कुछ दूर नहीं है, नोएडा भी पास में ही है। तो ऐसा क्या है, कोरोना क्या जान जाएगा कि मेरठ इतना है या दिल्ली इतना है या फिर ये है। तो वो चीज़ें देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह बैलेंस बना रहे हैं, किस तरह नहीं। और फिर गवर्नमेंट फंक्शन में एक पॉलिटिकल रैली, ये कोई बैरियर जो लाइन है ना पॉलिटिकल रैलीज़ की और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जब भी कहीं पे स्टार्टिंग होती है तो उनके बीच में जो बैरियर लाइन है ना वो बहुत ही सीमित रह गई है, बहुत ही कम एक। तो वो प्रॉब्लम एक है। और टू फ्रंट चैलेंजेस, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि टू फ्रंट वॉर का मतलब चाइना और पाकिस्तान एक साइड से वेपन्स मिल रहे हैं, सार कंट्रीज़ को श्रीलंका और ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ है। श्रीलंका के पास अपना फॉरेक्स भी ख़त्म हो गया है और चाइना उसको पूरा मनी जो भी है वो दे रहा है, तो वो उसकी बात मानेगा ना। तो ये टू फ्रंट वॉर की भी चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया के सामने। मैरी टाइम इशू ओबियसली बात है कि उन्होंने बहुत सारी सबमरीन्स दी है, तो वो रहेंगी कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, तो उधर साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द इशू रहेगा, मेजर इशू। उसके बाद रेफ्यूजी क्राइसिस, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं रेफ्यूजी क्राइसिस, तो वो है। हंगर्स का बहुत सारी इशू है, न्यूट्रिशन लेवल का, हम लोग कैसे एजुकेशंस को और एम्पावर कर सकते हैं, कैसे कॉलेज रीओपन करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं इसमें। और 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं हम लोगों के आने वाले टाइम में अभी, तो हम लोग कैसे उसको शो ऑफ करेंगे, अदर कंट्रीज़ को कैसे अपने आप को, जैसे नहीं छवि को दिखाना होता है, तो उन चीज़ों को कैसे करेंगे, ये भी एक इशू रह सकते हैं इंडियन डिप्लोमेसी। और काफ़ी इंडियन डिप्लोमेसी ऐसा नहीं है जयशंकर साहब ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और आई होप कि वो और अच्छा करते रहेंगे और इंडिया आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है, लीडिंग रोल बन सकते हैं हम लोग। और इंडिया की जो न्यू स्टाइल है डिप्लोमेसी को, वो बहुत ही इम्पैक्ट करेगी वर्ल्ड का जो फ्यूचर है उसको रीसेप करने में। बिकॉज हम लोग जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही मोरल्स हैं, हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, मतलब ऐसा कभी नहीं चाहते कि हम लोग किसी पे डायरेक्टली अटैक कर दें या किसी भी कंट्री पे। तो वी आर पीसफुल, और सभी लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो वो चीज़ है हम लोगों के साथ में। हम लोग चाइना जैसे नहीं है या हम लोग पाकिस्तान जैसे नहीं है, तो ये चीज़ है। तो काफ़ी आगे चीज़ें अच्छी भी होंगी, बेहतरीन, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद।